सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चे स्पाइनल कॉर्ड जो है इट्स अ व्हाइटिश सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक्सटेंड होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा से। सो बच्चे स्पाइनल कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला, ठीक है। और बच्चे एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम फोरामेन मैग्नम, ऑसिपिटल रीजन में जो फोरामेन मैग्नम था यानी कि फोरामेन मैग्नम यानी कि ओपनिंग, वहां से ही ये स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होकर एंटर करती है वर्टिब्रल कॉलम में। तो बच्चे इट्स अ सिलेंड्रिकल व्हाइटिश स्ट्रक्चर, एक सिलेंड्रिकल है और व्हाइटिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक्सटेंशन, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। ये ऐसा है भी होता है बेटा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो बच्चे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्सटेंड होता है C1 वर्टिब्रे से। ये आ गया ना, ये वाला पोर्शन जो वाइडर आपको दिख रहा है, दिस इज मेडुला, ठीक है। एंड यहां से बच्चे यहां से रहेगा C1 वर्टिब्रे यानी कि सर्विकल 1 वर्टिब्रे, यहीं से आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखना शुरू हो जाएगी। ये पूरा स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड है बेटा। बट आप देखोगे पूरा स्पाइनल कॉर्ड इवन नहीं है, नीचे से आके उसने कोनिकल स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। तो बच्चे ये कोनिकल स्ट्रक्चर जो है इसे कहा जाता है कॉनस मेडुलैरिस, और ये बिल्कुल फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर जो लास्ट में रह जाएगा दैट इज फाइलम टर्मिनल। तो ये बच्चे पूरा स्ट्रक्चर एक स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। तो बच्चे स्पाइनल कॉर्ड जो है अगर हम बात करें फाइलम टर्मिनल, फाइलम टर्मिनल तो कॉर्टेक्स तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। पर बच्चे कॉनस मेडुलैरिस लंबर रीजन में बन जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर एक शीट होती है दैट इज ड्यूरल शीट, यहां से ये जो सर्विकल 2 वर्टिब्रे तक रहता है, ये ड्यूरल शीट है इसकी, शीट जो कि सैक्रल 2 वर्टिब्रे तक रहेगा। और बच्चे हमारे पास ये जो कॉनस मेडुलैरिस है यानी कि कोनिकल पार्ट है, ये हमारे पास नियरली नंबर 1 और नंबर 2 वर्टिब्रे तक खत्म हो जाता है, नंबर 1 वर्टिब्रे। तो इस तरीके से पूरा स्पाइनल कॉर्ड रहेगा। लेकिन हमें जो स्ट्रक्चर करना है वो करना है इस हॉलो नर्व कॉर्ड का स्ट्रक्चर, वो भी उसका क्रॉस सेक्शन, यानी कि इसको कट करके हम यहाँ पे डील करेंगे, क्रॉस सेक्शन डील करने वाले हैं। तो ये हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। हमने एनिमल किंगडम में ही ये चीज पढ़ी थी कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, कॉर्डेटा है, उनमें जो नर्व कॉर्ड रहती है वो हॉलो रहती है और डॉर्सल रहती है। बस वही अरेंजमेंट डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शन जो है वो बताने जा रही हूँ, उसे ड्रॉ करते हैं। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा बेटा। ये आ गया हमारे पास, ये है स्ट्रक्चर। बीच में ये कैनाल ओपनिंग है जिसे सेंट्रल कैनाल कहते हैं, जो हमने कहा था ना कॉर्डेटा में हॉलो नर्व कॉर्ड रहती है, बस वही। तो बच्चे सल्कस और फिशर्स रहेंगे अकॉर्डिंगली। तो ये आ गया इसका सल्कस, ये एक फिशर है, ये डोर्सल साइड रहता है बेटा सल्कस, ये वेंट्रल साइड बेटा, वेंट्रल यानी कि फ्रंट वाली साइड, इस साइड रहेगा। सो अब यहां से रूट्स निकलती है, रूट्स पैसेज, रूट्स का पैसेज बता रहे हैं यहाँ पे, एक एक करके चीजों को रिलेट करते हैं और लेबल करते हैं। हमने प्रीवियसली भी कुछ चीजें पढ़ रखी हैं, बस उसे रिलेट करना बेटा। ये शरीर की तरफ से आर्म रूट, ये इस तरफ से रूट, दोनों साइड से बेटा रूट को। ये है, ठीक है। सो बच्चे ये आ गया बीच में, बटरफ्लाई लाइक अरेंजमेंट बनता है बेटा यहाँ पे।
और बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर कोई डिजाइन नहीं है, इट्स जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर का अरेंजमेंट है। और ग्रे मैटर हमें पता है वो सेल बॉडी अरेंजमेंट की वजह से होता है, क्योंकि सेल बॉडी में माइलिन शीट नहीं है बच्चे, सेल बॉडी में माइलिन शीट नहीं है, दैट्स व्हाई। इस तरीके से बच्चे, ठीक है। तो बच्चे ये आ गया हमारे पास इनर साइड ग्रे मैटर। तो व्हाइट मैटर बाहर की तरफ होगा, बिल्कुल सेरिब्रम के अपोजिट। सेरिब्रम में ग्रे मैटर बाहर की तरफ था और हमारे पास जो व्हाइट मैटर था वो कोर में था, बट यहाँ पे उल्टा रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया अरेंजमेंट। तो लेबलिंग करते हैं इन पार्ट्स की, लेबलिंग क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे ये सबसे पहले हमारे पास ये आ गया पोस्टीरियर रीजन। ठीक है, तो बच्चे ये पोस्टीरियर रीजन में मीडियन में, मतलब हमारे पास जहाँ पे सेंट्रल कैनाल है बिल्कुल मीडियन में एक सल्कस बन रहा है। ये आ गया सल्कस एक, और दूसरा पार्टीशन ये फिशर बना रहा है, ये आ गया एंटीरियर फिशर, एंटीरियर मीडियन फिशर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास अकॉर्डिंगली पार्शियल पार्टीशन हो गया है। ठीक है, तो बच्चे अब इसके बाद हम हॉर्न्स की बात करेंगे और कुछ रूट्स की बात करेंगे। ठीक है, अब हॉर्न क्या है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं हॉर्न्स कहा जा रहा है। वैसे तो लेटरल हॉर्न भी होता है कुछ इस तरीके से, ये हॉर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, जो सेल बॉडी अरेंजमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चे ये हॉर्न्स है अकॉर्डिंगली। तो ये वाला हॉर्न जो आपको दिख रहा है, दिस इज डोर्सल हॉर्न। ठीक है, और ये वाला आ गया वेंट्रल हॉर्न। एंटीरियर साइड है, वेंट्रल साइड है, वेंट्रल हॉर्न बन रहा है। ठीक है, और ये आ गया बेटा लेटरल हॉर्न। लेटरल हॉर्न, ठीक है, जो लेटरल साइड्स होगा, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल कैनाल। ये है पूरा सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल बच्चे इट्स एक्सटेंशन ऑफ वेंट्रिकल्स, कैविटीज ऑफ ब्रेन। ठीक है, एक ब्रीफ आइडिया उसका भी लेंगे ताकि हम सेंट्रल कैनाल के साथ उसे रिलेट कर लें। तो सेंट्रल कैनाल जो है इट कंटेन्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन के अराउंड जो है वो कुशनस कवरिंग बना रहा था। ऐसा नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्ट्रक्चर है, वो भी हमें डील करना है बच्चे। अब बच्चे इसमें क्या आ गया हमारे पास, ये जो अंदर साइड है वो है ग्रे मैटर, ग्रे मैटर इनर साइड है, एंड आउटर व्हाइट मैटर। फाइन। अब बच्चे कुछ रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हॉर्न्स हो गए। अब रूट के बारे में, हॉर्न्स कौन बना रहा है, ग्रे मैटर बना रहा है, सेल बॉडी के अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता हुआ। अब बच्चे ये रूट्स है जो यहाँ से निकल रही है। अब रूट्स में से मैम आपका माइक ऑफ है। तो डोर्सल रूट के बारे में बात की थी, और ये लोअर साइड जो है आपको दिख रहा है जो फिशर के साथ, दैट इज वेंट्रल। ठीक है, अब बच्चे डोर्सल रूट है, वेंट्रल रूट है, तो अकॉर्डिंगली ये हो गया स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये वाला, और जो रूट्स जो है वो आपको बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हुए दिखेंगे इस तरीके से, जहां से एडिशनल नर्व्स निकल रही है। ठीक है, सो बच्चे ये वाला पोर्शन, इसमें बीच में सेंट्रल कैनाल है, उसके आसपास न्यूरॉन्स की सेल बॉडी अरेंज रहेगी, जिसकी वजह से ग्रे मैटर आएगा इनर साइड, एंड ये ग्रे मैटर जो है वो हॉर्न्स क्रिएट करता है विद हमारे पास डोर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न एंड लेटरल हॉर्न, एंड आउटर साइड व्हाइटर मैटर रहेगा। ठीक है, एंड बीच में से पार्टीशन होगी सल्कस और फिशर की हेल्प से, पार्शियल पार्टीशन।
अब बच्चे इससे रूट्स ओरिजिनेट हो रही है, दिस इज डॉर्सल रूट, दिस वन इज वेंट्रल रूट। अब बच्चे मैं न्यूरॉन्स और नर्व्स के पैसेज की बात कर रहा हूँ, तो बच्चे रूट्स जो है ये नर्वस अरेंजमेंट बना रहे हैं, नर्व बना रहे हैं, जिसमें से नर्व्स पास कर रहे हैं। तो बच्चे अल्टीमेटली मैं यहाँ से कौन सी न्यूरॉन और कौन सी नर्व पास कर रही है उसे एक बार क्लियर करती हूँ। तो बच्चे जो डॉर्सल रूट है उसे अलग नेचर की नर्व पास करती है, और जो हमारे पास डॉर्सल रूट है उसे अलग नेचर की नर्व पास करती है, लाइक सेंसरी एंड मोटर नर्व। तो बच्चे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये वाली जो डॉर्सल रूट है हमारे पास, डॉर्सल रूट में जो नर्व होती है, जो जहां से जो नर्व पास करती है वो सेंसरी नर्व होती है, ठीक है, सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व यानी कि सेंसरी न्यूरॉन पास करता है डॉर्सल रूट से। ये डॉर्सल रूट है, हमने डॉर्सल रूट मेंशन किया है इसे। तो बच्चे एक बार अगर हम बात करें तो न्यूरॉन के जब हमने टाइप्स करी थी, उस न्यूरॉन्स में हमने पढ़ा था एक स्यूडो यूनिपोलर। हमने कहा था ना, ये स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में होता है। ये है वो डॉर्सल रूट और ये है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। इस डॉर्सल रूट गैंग्लियन में जो आपको न्यूरॉन दिख रहे हैं वो स्यूडो यूनिपोलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है डॉर्सल रूट गैंग्लियन, दोनों साइड है ना। सेंसरी न्यूरॉन जो है बच्चे अब क्या करेगा, इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेके आएगा। यहाँ पे बहुत सारी सेल बॉडीज हैं जो अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन एक्वायर करके सेंस करेगी। हाँ, अगर वो इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंची, लाइक सेंसरी न्यूरॉन से यहाँ तक पहुंच रही है इंफॉर्मेशन, अब ये न्यूरॉन जो है यहाँ तक इंफॉर्मेशन देगा। अगर ब्रेन के पास जानी होगी पहले ब्रेन के पास जाएगी, वहां से रिटर्न करेगी, फिर वो मोटर न्यूरॉन वापस भेजेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, यही से इंफॉर्मेशन अगर रिफ्लेक्स देना हो, स्पाइनल रिफ्लेक्स, यही से इंफॉर्मेशन टर्न होके वापस आ जाए। लेकिन बच्चे इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जानी है, ऊपर जानी है, या वहीं से रिटर्न होकर वापस आनी है, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन को सेंस करने के बाद साइनैप्स बना के दूसरे रास्ते से वापस आना पड़ेगा। पर कई बार क्या होता है, डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन इसके साथ साइनैप्स बनाता है, इंफॉर्मेशन यहीं पे एनालाइज होती है, और बच्चे न्यूरॉन जो है वो आ जाता है इंफॉर्मेशन लेकर इफेक्टर रीजन के पास। तो बच्चे वेंट्रल रूट इज फॉर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। पर कई बार क्या होता है, मोटर न्यूरॉन डायरेक्टली ना जुड़कर बीच में एक और न्यूरॉन होता है जिसे कनेक्टर न्यूरॉन कहते हैं। तो कई बार कनेक्टर न्यूरॉन यहाँ पे होगा और अल्टीमेटली अंदर यहाँ पे ही साइनैप्स बनेंगे। तो यहाँ पे साइनैप्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स, ठीक है, जो रिस्पॉन्स देना है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिस जगह से आ रही है उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे कई बार बीच में कनेक्टर न्यूरॉन भी होता है। तो इस तरीके से बच्चे रहेगा स्ट्रक्चर पूरा spinal cord का। Then this whole structure is present under protection of some structures like this is protected by, जैसे ब्रेन जो है वो भी एक डेलिकेट ऑर्गन है ना, और न्यूरोनल इंजरी जैसे हमने बात की थी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो है और बहुत ही हार्मफुल इंजरी हो सकती है। तो इसीलिए उसे बचाने के लिए हमें अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर्स भी स्मार्ट करने पड़ते हैं। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट के दौरान हमने पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये स्पाइनल कॉर्ड न्यूरल कैविटी से पास करेगा बच्चे, ठीक है, विच इज अ बोनी स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस। सेकेंड, वर्टिब्रल कॉलम के अलावा मेनिंजेस भी रहती है इसमें तीनों। एंड थर्ड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अकॉर्डिंगली रहेगा। हाँ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे भी है, बीच में कैनाल में भी है, कुछ कवरिंग देता है, और मेनिंजेस में भी होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है, सारा बिल्कुल वैसा अरेंजमेंट रहेगा। तो ये है बच्चे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है, विद दिस पार्ट एंड द रूट्स जो कि बाहर की तरफ ओरिजिनेट हो जाएंगे। तो ये बना रहा है स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, यहाँ से कंप्लीट हुआ स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। और हमें पता है स्पाइनल कॉर्ड इज very efficient in passing nervous information towards brain as well as यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्स के लिए भी बहुत एफिशिएंट अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। तो मतलब ब्रेन और ऑर्गन के बीच में ब्रिज बना रहा है, और बच्चे एक तरह से रिले स्टेशन आप कह सकते हो, ये भी एक रिले स्टेशन है ना, इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन यहाँ तक आ रही है फिर मोटर नर्व से बाहर जा रही है।
ब्रेन में भी जाना हो तो कनेक्शन यही बना रहा है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी दिक्कत आ जाती है तो ब्रेन और ऑर्गन के बीच में कनेक्शन खत्म हो जाएगा। फाइन, सो यहां से कंप्लीट हो गया स्पाइनल कॉर्ड। अब बच्चे सेंट्रल कैनाल के बारे में, यानी कि जो कैनाल देख रहे हो इसका और ब्रेन का, ब्रेन के जो कैनाल्स है, कैविटीज है, उसके बीच में एक कनेक्शन बताऊंगी, ठीक है। तो वो कनेक्शन कैसा है, अंदर कैविटीज कैसी है, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेन के अंदर की कैविटीज और स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी यानी कि सेंट्रल कैनाल। तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल्स यानी कि कैविटीज ऑफ ब्रेन। तो बच्चे वेंट्रिकल्स ब्रेन में कैविटीज रहती है जहां पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल रहता है, जो कि अल्टीमेटली सेंट्रल कैनाल में भी एक्सटेंड करेगा, ठीक है। सो बच्चे अल्टीमेटली मैं बात करने जा रही हूँ पहले वेंट्रिकल की। पहले वेंट्रिकल जिसे कहा जाता है लेटरल वेंट्रिकल। तो ये दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। तो बच्चे होता क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स इस तरीके से। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की तरफ एक कैविटी, एक पोर्शन यहाँ पे होगा, एक पोर्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बच्चे ये जो वेंट्रिकल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस सेरिब्रम के दोनों साइड्स में एम्बेडेड रहता है, एंड दिस इज लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल साइड्स है, ठीक है, इसीलिए लेटरल वेंट्रिकल। इसको पैरासील भी कहा जाता है वैसे तो बेटा, ठीक है। तो बच्चे अब इंट्रावेंट्रिकुलर, ये दो वेंट्रिकल्स है, इसमें इंट्रावेंट्रिकुलर पैसेज और कनेक्शन होता है, और इस पैसेज और कनेक्शन को, इस फोरामेन को, इस ओपनिंग को, जो दो लेटरल वेंट्रिकल्स को जोड़ रहा है, इसे फोरामेन ऑफ मोनरो कहा जाता है। फोरामेन ऑफ मोनरो। ये फोरामेन ऑफ मोनरो दोनों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अगेन याद रखेंगे यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब बच्चे फोरामेन ऑफ मोनरो के बाद अल्टीमेटली यहाँ पे एक और कैविटी बनती है, और एक कैविटी बन रही है डायनसेफेलॉन के केस में। और बच्चे ये वेंट्रिकल्स जो है, ये वाला वेंट्रिकल, ये है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल क्योंकि इसको दो कंसीडर किया जा रहा है बेटा, इसमें हमारे ब्रेन में सेकेंड वेंट्रिकल नहीं होता, ठीक है। तो बच्चे ये बन रहा है डायनसेफेलॉन के रीजन में, ठीक है। तो डायनसेफेलॉन के बाद एक डक्ट आती है जो नीचे की तरफ एक्सटेंड हो रही है ब्रेन में, और ये डक्ट वही है जिसे आप कहते हो एक्यूडक्ट ऑफ साइलवियस, जिसके अराउंड आपके पास मिड ब्रेन था। यही वो एक्यूडक्ट ऑफ साइलवियस है जो नीचे की तरफ पास कर रही थी बेटा, जिसको हमने कंप्लीट नहीं दिखाया था। मतलब ये वाला रीजन जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये मिड ब्रेन है, पॉन्स वेरोलाई के ऊपर, ठीक है। यह पॉन्स वेरोलाई, सेरिबेलम उसके पीछे दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चे ये आ गया हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल, दिस वन इज फोर्थ वेंट्रिकल। ये कैविटीज है, वेंट्रिकल मींस कैविटीज, और ये फोर्थ वेंट्रिकल अल्टीमेटली मेडुला से फर्दर एक्सटेंड होता है और एंटर कर जाता है स्पाइनल कॉर्ड में इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल कैनाल। तो ये आ गया रीजन स्पाइनल कॉर्ड, यहां से स्पाइनल कॉर्ड आ गया, ठीक है। सो वेंट्रिकल्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चे अब इसमें क्या होता है एक्चुअली, अगर आप इन चीजों को देखोगे ना, कि हमें सिर्फ एक फोरामेन दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास पैरासील, डाइसील, पैरासील यानी कि लेटरल वेंट्रिकल, डाइसील यानी कि थर्ड वेंट्रिकल, और मेटासील यानी कि फोर्थ वेंट्रिकल। तो फोर्थ वेंट्रिकल में ना हमारे पास कुछ ओपनिंग्स होती है, कुछ अपर्चर्स होते हैं, ठीक है, जिसे फोरामेन ऑफ मगेंडे और फोरामेन ऑफ लश्का कहा जाता है। मतलब यहाँ पे ना इनकी वॉल में ओपन होता है, वॉल में कैविटीज होती है, पोर्स होते हैं, ठीक है। तो वॉल्स में पोर्स होते हैं, यानी कि हमारे पास जो मिडल सरफेस आपको दिखेगी, ठीक है, यानी कि डोर्सल सरफेस बैक साइड जो आप इसके दिख रही है, वहां पे एक अपर्चर होता है मेटासील में, यानी कि फोरामेन ऑफ मेगेंडे। बाकी लेटरल साइड में यानी कि साइड वाली वॉल में, ठीक है, साइड वाली वॉल में जो अपर्चर्स दिख रहे हैं इन्हें फोरामेन ऑफ लश्का कहा जाता है। तो बच्चे यहाँ से क्या होता है, यहीं से पास होके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना, वो जाता है हमारे पास एरेक्टिनॉइड, सब एरेक्टिनॉइड मैटर, एरेक्टिनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच, ठीक है। तो बच्चे तीन फोरामेन्स,
फोरामेन अगेन बोल रही हूँ, फोरामेन मतलब ओपनिंग, ठीक है। तो 3 फोरामेन है बच्चे, कहाँ पे? इन मेटासील यानी कि फोर्थ वेंट्रिकल, जिसमें से वन डोर्सल होगा, डोर्सल यानी कि बैक सरफेस ब्रेन के डोर्सल वाली साइड, इस साइड यानी कि पॉन्स फेरोला के सॉरी दिस सेरिबेलम वाली वॉल जो है जहां पे पॉन्स फेरोला दिख रहा है उसके बैक वाली साइड, ठीक है। क्योंकि जो ट्यूब होगी उसका वेंट्रल रीजन भी होगा, डोर्सल रीजन भी होगा। डोर्सल वाली साइड जो है वो है फोरामेन ऑफ मेगेंडे। और दूसरा हमारे पास है 2 लेटरल फोरामेन्स, 2 लेटरल साइड है, यानी कि फोरामेन ऑफ लश्का, यानी कि डोर्सल साइड एक है और लेटरल साइड 2, ठीक है। तो हमारे पास अगर इस तरीके से पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो इस साइड डोर्सल साइड एक दिख जाएगा और 2 लेटरल साइड दिख जाएगा, इस तरीके से पोर्स है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कंटिन्यूसली वेंट्रिकल्स में आ रहा है वो ड्रेन होकर सबएराकिनॉइड मैटर में चला जाता है और वहां से एब्जॉर्ब हो जाता है वापस से ब्लड। हमने कहा ना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्लड से बन रहा है, और यहाँ पे बच्चे इसके आसपास पूरी एक लाइनिंग होती है किसकी? एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जिसके अराउंड वेसल्स होंगी जिसमें से ब्लड फिल्टर होकर आएगा। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्टर होकर यहाँ पे आ जाता है क्योंकि एस्ट्रोसाइट्स ब्लड को आने नहीं देंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, है ना। हमने टिश्यू में पढ़ा ना एस्ट्रोसाइट्स के बारे में, माइक्रो मैक्रोग्लायल सेल्स है। तो बच्चे इसके आसपास पूरे ब्लड ब्रेन बैरियर बन रहा है, ब्लड वेसल्स बाहर आ रही है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को रिलीज कर रही है जो अंदर आ रहा है, अंदर आने के बाद यहाँ पे भी रहेगा और अल्टीमेटली नीचे आके हमारे पास कुछ सेंट्रल कैनाल में जाएगा और बाकी उन फोरामेंस 3 फोरामेंस की हेल्प से यहाँ से चला जाएगा वेंट्रिकल्स और सॉरी मेनिंजेस की तरफ, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चे ब्रेन के अंदर अरेंजमेंट रहेगा। तो मतलब ब्रेन पूरा हमारे पास इंटैक्ट और सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, पूरी कैविटीज भरी पड़ी है उसकी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेंट्रिकल्स। तो ये है वो सेंट्रल कैनाल जो इधर से नीचे एक्सटेंड हो रही है। तो पॉन्स फेरोला में फोर्थ वेंट्रिकल बनेगा, यहाँ से मेडुला होगा और यहाँ से नीचे, ठीक है। तो ये होगा बच्चे कंप्लीट वेंट्रिकल्स। सो बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हुआ एंड अब हम बात कर रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, यानी कि वो सिस्टम जो बॉडी के पेरिफेरल एक्सिस पे। तो बच्चे इसमें हमने 2 तरह के सिस्टम किए थे, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो सबसे पहले हम ऑटोनॉमिक ले रहे हैं। सो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम वो है जो कि नर्वस सप्लाई करता है टू स्मूथ मसल्स, ठीक है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम स्केलेटल मसल को सप्लाई कर रहा था, ये स्मूथ मसल्स को नर्वस सप्लाई देता है। तो इट सप्लाई नर्व्स टू स्मूथ मसल्स, यानी कि बॉडी को नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन के लिए प्रिपेयर करता है बाय प्रमोटिंग ग्लैंडुलर सिक्रीशंस एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब बच्चे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली forms 2 types of nervous system, like sympathetic nervous system और parasympathetic nervous system। ये 2 तरह के नर्वस सिस्टम इंक्लूड करता है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें से सिंपैथेटिक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो एक तरह से बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव काइंड ऑफ सिचुएशन के दौरान जो है काम आता है, यानी कि कोई फेयर कंडीशन हो, कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो जो नॉर्मल लाइफ का हिस्सा नहीं है, उसके लिए बॉडी को ये प्रिपेयर करता है। तो बच्चे जो एबनॉर्मल कंडीशन के दौरान जब बॉडी को रिस्पॉन्स देना पड़ता है, ठीक है, वो बॉडी के नॉर्मल एक्टिविटीज को हैम्पर कर सकता है, और नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज को स्मार्टली हैम्पर करके एक पर्टिकुलर जगह एफिशिएंट रिस्पॉन्स लाना वो सिंपैथेटिक
नर्वस सिस्टम ही कर सकता है, यानी कि ये स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस के लिए है। ठीक है, तो क्या करता है बच्चे, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इट प्रिपेयर्स बॉडी फॉर एबनॉर्मल सिचुएशन, प्रिपेयर्स बॉडी फॉर एबनॉर्मल सिचुएशन, यानी कि एबनॉर्मल सिचुएशन के लिए बॉडी को एबनॉर्मल रिस्पॉन्सेस, बॉडी में एबनॉर्मल रिस्पॉन्सेस लाता है। ठीक है, पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एबनॉर्मल सिचुएशन खत्म हो जाने पर बॉडी को रिलैक्सिंग कंडीशन में लाता है, क्योंकि जो काम ये कर रहा है वो बहुत ही सेवियर होता है, लॉन्ग टर्म तक बना रहा बॉडी तो बॉडी को नुकसान रहेगा। तो इसीलिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो नॉर्मलाइज करता है बॉडी को, इट नॉर्मलाइजेस बॉडी आफ्टर एबनॉर्मल सिचुएशन। एबनॉर्मल सिचुएशन जब खत्म हो जाती है तो उस दौरान बॉडी को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो कुछ रिस्पॉन्सेस के बारे में बताती हूँ कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है। तो बच्चे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी के कुछ ऑर्गन्स को लेकर डिफरेंट रिस्पॉन्स देता है, और पैरासिम्पैथेटिक उसको लेकर और ज्यादा डिफरेंट। ठीक है, तो बच्चों फेयर कंडीशन में बात करें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है सबसे पहले इसको बात करेंगे आई पे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के आई यानी कि प्यूपिल पे क्या इफेक्ट डालता है। तो अगर हम प्यूपिल की बात करें तो फेयर कंडीशन में अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें हमें डर लग रहा है तो उसमें अलर्टनेस बढ़ने की जरूरत है, यानी कि आई जो है वो ज्यादा से ज्यादा इमेज बेटर रेजोल्यूशन में दे सके, बेटर इमेज दे सके, बेटर कैप्चरिंग कर सके इमेज की, तो उसके लिए प्यूपल का डायलेट होना जरूरी है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वही डायलेट करता है। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है प्यूपल को। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन भी बेटा जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चे जब हमारे पास प्यूपल जो है वो डायलेट कर रहा है तो बहुत ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि शार्प और डायरेक्ट रेडिएशन जो है वो आई तक जा रही है। ठीक है, तो उस दौरान बॉडी में जो प्यूपिल है, रेटिना है, उसे हार्म हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो हमारे पास उस पर्टिकुलर सिचुएशन में माइट भी हेल्प कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए तो सही नहीं रहेगा ना। तो प्यूपिल को वापस से रिलैक्स करना, कॉन्स्ट्रिक्ट करना जरूरी होगा। ठीक है, तो बच्चे उसके बाद क्या करेगा, हमारे पास इरेक्टर पिलाई की बात कर रही हूँ। इरेक्टर पिलाई जो है बेटा, दीज आर स्किन मसल्स, स्किन हेयर मसल्स। स्किन हेयर मसल्स है बच्चे, तो स्किन हेयर मसल्स की इरेक्शन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम करवाता है, और बच्चे पैरासिम्पैथेटिक वहीं पे रिलैक्सेशन करवाएगा। ठीक है, अब बच्चे इरेक्टर पिलाई स्किन मसल्स है, उसके बाद में बात कर रहे हैं स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स, जब डर लगता है तो स्वेटिंग होती है ना। तो बच्चे इरेक्टर पिलाई कॉन्ट्रैक्ट हुए, गूज़बम्प्स आ गए। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने उसे भी रिलैक्स कर लिया। मसल कॉन्ट्रैक्शन एनर्जी यूटिलाइज करता है ना, तो बिना मतलब एनर्जी क्यों वेस्ट करनी। तो स्वेट ग्लैंड्स जो है बेटा, अब डर के समय पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो बच्चे हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन बच्चे जैसे ही सिंपैथेटिक सप्लाई आना बंद हो जाएगी वैसे ही स्वेट ग्लैंड्स इनएक्टिव हो जाएंगे। तो बच्चे ऐसे पैरासिम्पैथेटिक की सप्लाई स्वेट ग्लैंड्स में होती है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है वो नहीं होगी स्वेट ग्लैंड्स में। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो स्वेट ग्लैंड्स को कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चे यही अगर मैं सिचुएशन की बात करूं, यहाँ पे कोई भी जैसे फेयर कंडीशन है, ठीक है, तो फेयर कंडीशन है हमारे पास लाइक
कोई एक्सीडेंटल कंडीशन है, पैनिक हो रहा है कोई इंसान, तो उस दौरान क्या क्या होता है, प्यूपिल डायलेट करेगा, यानी कि ज्यादा एक्टिवनेस चाहिए, गूज़बम्स आ जाएंगे, रेक्टल पिलाई कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, स्वेटिंग होगी, यानी कि स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना। लेकिन उसके साथ साथ बॉडी को एनर्जी भी तो चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन और एनर्जी की सप्लाई भी तो बढ़ानी पड़ती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है फेयर कंडीशन में। तो हार्ट जो है वो एक्टिविटी करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड पहुंचे मसल्स के पास, ताकि एक्टिविटी हो सके, जो भागना दौड़ना है और कोई और सिचुएशन है उस दौरान हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो सके। तो इंक्रीजेस हार्ट एक्टिविटी, बट पैरासिम्पैथेटिक वापस उसे नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है, यानी कि रिड्यूस करता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज करनी होगी तो एड्रेनल ग्लैंड की सिक्रीशन का क्या होगा, एड्रेनल ग्लैंड की सिक्रीशन भी बढ़ जाती है बेटा। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीशन इंक्रीजेस, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड का जो सिक्रीशंस है वो मेटाबॉलिज्म से डील करते हैं, तो ग्लूकोज वगैरह की सप्लाई जो है वो ज्यादा चाहिए। ठीक है, और अदर मिनरल मेटाबॉलिज्म जो है वो ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज हमारे पास अगर हम बात करें ब्रीदिंग रेट के बारे में, तो बच्चे ब्रीदिंग रेट भी तो ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन जो है हमें इंक्रीज करना है बॉडी में, है ना। तो ऑक्सीजन क्यों इंक्रीज करना है, जितना फूड ऑक्सीडाइज होगा उतनी एनर्जी बनेगी, तो एबनॉर्मल सिचुएशन में उस एनर्जी को हम यूज कर पाएंगे, तो ब्रीदिंग रेट जो है वो भी इंक्रीज होता है बेटा, और अल्टीमेटली यहाँ पे ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी और चीजें हैं जो कि अल्टीमेटली काम करती है। ठीक है, तो बच्चे एक और चीज है अगर मैं बताऊं, कौन सा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके बारे में बात करूं तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो भी रिलैक्स कर जाता है, यानी कि यूरिन पैसेज जो है वो इनिशिएट हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर वो भी रिलैक्स कर जाता है, रिलैक्सेस और इस केस से पैरासिम्पैथेटिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। और डाइजेशन यानी कि डाइजेस्टिव एक्टिविटी, बच्चे हमारे पास जो पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी होती है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई डाइजेस्टिव एरिया में कम कर दी जाती है, तो पेरिस्टाल्सिस रिड्यूसेस और इनहिबिट्स, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक वापस से डाइजेशन एक्टिविटी को नॉर्मल कर देता है, यानी कि इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एनल स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद एनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करता है पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट सिंपैथेटिक बढ़ा देता है, स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं बच्चे जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बिल्कुल ही उल्टे कर रहा है। फाइन, तो बच्चे इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि सिंपैथेटिक हमें नॉर्मल कंडीशन के लिए तैयार कर रहा है। अगर ऐसा ना होना बच्चे, सिंपैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी से डिफरेंट जाके डिफरेंट रास्ते में जाके वो बहुत सारी एनर्जी यूटिलाइज करके काम करता है, बट अगर वो ऐसा ना करे तो हम नॉर्मल एबनॉर्मल सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर ना कर पाए, वो एक्टिविटीज ना कर पाए जो एबनॉर्मल सिचुएशन के दौरान चाहिए। ठीक है, हम बहुत ही काम और रिलैक्स जो है अगर सिंपैथेटिक सिस्टम ना हो, हमें डर भी लगेगा तो हम एक्टिविटी कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है, ताकि एनर्जी जो बिना मतलब की अलग जगह यूज हो रही है कुछ ऑर्गन्स को रोक कर हैम्पर करके, तो वो वापस से नॉर्मल सिचुएशन में आ सके। तो बच्चे इसीलिए दो सिस्टम्स बिल्कुल अलग है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं लेकिन बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में प्रिपेयर करने के लिए।